ऐसा लग रहा है कि अगस्त का महीना हादसों के बीच गुजरा और अब सितंबर की शुरुआत भी हादसों के साथ ही हो रही है। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कूड़े के पहाड़ का एक हिस्सा अचानक पास बहती नहर में आ गिरा और फिर पानी का ऐसा बवंडर उठा कि कार और बाइक नहर में समा गए। अब तक इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है और आपको बता दें कूड़े का ढेर जो है तय सीमा से कई गुना ज्यादा ऊंचा था। ऐसा लग रहा है कि अगस्त का महीना हादसों के बीच गुजरा और अब सितंबर की शुरुआत भी हादसों के साथ ही हो रही है। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कूड़े के पहाड़ का एक हिस्सा अचानक पास बहती नहर में आ गिरा और फिर पानी का ऐसा बवंडर उठा कि कार और बाइक नहर में समा गए। अब तक इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है और आपको बता दें कूड़े का ढेर जो है तय सीमा से कई गुना ज्यादा ऊंचा था। कूड़े का ढेर लाया कयामत, नहर में समाई गाड़ियां, रेस्क्यू में जुटे गोताखोर, अनहोनी बिन बताए आती है। और ऐसा ही कुछ पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में हुआ। फर्राटा भरती गाड़ियां अचानक कूड़े के प्रचंड वेग की चपेट में आ गई। कूड़े का ये ढेर अचानक तेजी से नहर की ओर गिरा और चीख पुकार मच गई। लोगों का हुजूम जमा हो गया। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। कूड़े का जो पहाड़ है, डंपिंग सामने आप देख सकते हैं और इसमें से एक बड़ी मात्रा में जो कूड़ा है वो पास बनी नहर में गिरता है और उसके बाद कूड़ा उछलकर और नहर का पानी रोड पर आता है, जिसमें कि जो गाड़ियां चल रही थी वो इस नाले में आकर गिर जाती हैं। लगातार जो गोताखोर हैं वो राहत और बचाव का कार्य कर रहे हैं। प्रशासन के जो लोग हैं वो लगे हैं। लोगों की माने तो कूड़े के ढेर के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक लोग सहम गए। मलबे के अटैक से नहर किनारे लगी जालीदार रेलिंग टूट गई। सड़क पर चलती कार, स्कूटी नहर में जा गिरी। कुछ गाड़ी बीच में गिरी है, एक गाड़ी निकाल ली, अभी आपके सामने निकाल ली है। एक स्कूटी थी, उस पे 3 लोग थे, एक लड़की, एक बच्चा और एक जेंट था। स्कूटी पे वो बाहर निकाल ली गई आपके सामने? बाहर निकाली। लड़की थी, लेडीज, उसकी मतलब उसकी डेथ हो गई लेडीज की। उस मंजर का हालात ये मुझे लगता है ये जो पूरा कूड़े का पहाड़ है, ये लैंडफिल साइट्स, ये एक तरह से बहुत ही गलत तरीका है कूड़ा डिस्पोज करने का। अब तो पूरी दुनिया के अंदर आधुनिक साधन अवेलेबल हैं कूड़े को डिस्पोज करने के। मुझे बताया गया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कई नोटिसेस दिल्ली सरकार का पोल्यूशन बोर्ड दे चुका था कि भाई इसको इस तरह से कूड़े का ढेर इसको ना किया जाए। जो इसकी हाइट है वो भी परमिसिबल हाइट से बहुत ज्यादा थी। तो इसके लिए मैं एलजी साहब से भी बात करूंगा, एक बारी सब लोग मिलके नगर निगम पे प्रेशर बनाएंगे कि ये इस तरह के कूड़े के ढेर बंद करके और जिस तरह से आधुनिक तरीकों से दिल्ली के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। जिस कूड़े के ढेर में यह हादसा हुआ उसकी ऊंचाई 50 मीटर तक बताई जाती है। दिल्ली गाजियाबाद के इस बॉर्डर पर सुबह और शाम के वक्त बड़ी तादाद में लोग आते जाते थे। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थी। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और दिल्ली में कूड़े का ये पहाड़ नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है। ये आपको इस बारे में कुछ जानकारी दें। पूर्वी दिल्ली और उसके आसपास का कूड़ा ही यहाँ इकट्ठा किया जाता है। इस डंपिंग ग्राउंड पर कूड़ा भरने की क्षमता पहले ही खत्म हो चुकी है, यानी कि जो एक डंपिंग ग्राउंड के लिए आप कूड़ा भरने की क्षमता तय करते हैं उस मानक से कहीं ज्यादा कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। इसके बावजूद भी यहाँ रोजाना कूड़ा आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी गाजीपुर में इकट्ठा हो रहे इस कूड़े के ढेर पर सवाल उठा चुका है। हादसे की वजह का फिलहाल पता नहीं है, फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब भी यहाँ कूड़ा क्यों इकट्ठा किया जा रहा था जब तय सीमा से कई ज्यादा कूड़ा यहाँ इकट्ठा हो चुका था। दिल्ली में अभी भी कोई भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर कामकाज क्यों नहीं हो पा रहा है ढंग से। आगे बढ़ते हैं। देश के सरकारी अस्पताल या यूं कहें बीमार अस्पतालों की बात करते हैं। सवालों के घेरे में अस्पताल है। ऐसा लगने लगा है जैसे जिन अस्पतालों में मरीजों का इलाज होता है वो खुद इस वक्त आईसीयू में चल रहे हैं। और गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में तो लग रहा है कि मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। गुरुवार को 13 और बच्चों की मौत हो गई। इस साल 8 महीने में बीआरडी अस्पताल में 1200 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जो अपने आप में एक असामान्य और चौंकाने वाला आंकड़ा है। एक अस्पताल, 1000 सवाल, थम नहीं रहा मौत का सिलसिला। लगातार हो रही है बच्चों की मौत।
8 महीने में 1200 से ज्यादा मौत, मासूमों की कब्रगाह बनता जा रहा है गोरखपुर का बीआरडी अस्पताल। 30 अगस्त को इलाज के लिए अस्पताल में 59 बच्चों को एडमिट किया गया था। गुरुवार को अस्पताल में 13 और बच्चों की मौत हुई है। इसके साथ ही अस्पताल में अगस्त में मरने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 309 हो चुकी है। 354 बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस समय मेडिकल कॉलेज में बच्चों की लगातार अलग अलग जिलों से, अलग अलग हॉस्पिटलों से लगातार बच्चे यहाँ पे लाए जा रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा वो बच्चे होते हैं जो बेहद सीरियस होते हैं और जिनको पूरी तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और यही वजह है कि मासूमों की मौत का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बीआरडी अस्पताल में हुई मौत पूरे देश में हड़कंप मचा है। मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी पूर्णिमा शुक्ला को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों को यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस साल बच्चों की मौत के आंकड़े की बात करें तो जनवरी में 152 बच्चों की मौत हुई, फरवरी में 122 बच्चों की मौत हुई, मार्च में 159, अप्रैल में 123, मई में 139, जून में 137, जुलाई में 128 और अगस्त में 309 बच्चे अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं। हालात ये हैं कि अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से जवाब तलब किया गया है। नहीं, दिक्कतें तो देखिए, ये इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इसमें इतने ज़्यादा पेशेंट का लगभग 4000 पेशेंट पर डे ओपीडी में आ रहे हैं और 950 बेड का हॉस्पिटल है हमारा। बेड ऑक्यूपेंसी भी करीब 90% है इस समय। तो दिक्कतें तो जितने हमारे मानव संसाधन हैं उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। बीआरडी अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा मौतें इंसेफ्लाइटिस की वजह से होती हैं। इसके अलावा डायरिया, पीलिया और निमोनिया से भी कई बच्चे पीड़ित होते हैं। कुछ बच्चों की मौत फेफड़ों की बीमारी की वजह से हो जाती है। इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है गोरखपुर का बीआरडी अस्पताल, लेकिन यहाँ मरीजों की तादाद बढ़ने से स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और सिर्फ गोरखपुर का बीआरडी अस्पताल ही बीमार नहीं है, राजस्थान के बांसवाड़ा का अस्पताल भी बच्चों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। यहाँ बीते 51 दिनों में 81 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। जिले के राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय अस्पताल में बीते 51 दिनों में 81 बच्चे दुनिया में कदम रखने के चंद दिनों में ही मौत का शिकार हो जाते हैं। अभी तो इन मासूमों की किलकारियां ठीक से गूंज भी नहीं पाई थी। अभी तो इन मासूमों ने जिंदगी को समझना भी नहीं सीखा था और मौत ने इन्हें अपनी आगोश में ले लिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बच्चों की मौत को लेकर मचा बवाल अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि अब राजस्थान के बांसवाड़ा के सरकारी अस्पताल में 51 दिनों में 81 बच्चों की मौत के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के मुताबिक बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में 51 दिनों में 81 बच्चों की मौत हो गई। इसमें 50 बच्चों की मौत जुलाई में हुई, जबकि अगस्त महीने की 25 तारीख तक 31 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों में से कुछ की तो पैदा होते ही सांसें थम गईं, जबकि कुछ की मौत 15 से 20 दिन के भीतर हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक नवजात बच्चों की मौत की वजह मां का कुपोषित होना भी होता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पूरी तरह से पोषाहार नहीं मिलने के चलते उनके बच्चे अत्यधिक कमजोर पैदा होते हैं और जिसकी वजह से इनमें से अधिकांश की मौत हो जाती है। हालांकि डॉक्टर इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। एक चीज मैं अभी हर बच्चे की मृत्यु के संबंध में पूरा टिकट वगैरह देख रहा हूँ। उसके बाद मैं डिटेल में एक बार देख लूँ, उसके बाद ही बताऊंगा कि क्या होगा। बांसवाड़ा में महिलाओं में बढ़ रहे कुपोषण और बच्चों की मौत को लेकर अब तक ना तो जिला प्रशासन की नींद खुली है और ना ही चिकित्सा विभाग हरकत में आया है। वहीं राज्य के आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस इलाके की महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम, आयरन और दूसरी स्वास्थ्य वर्धक गोलियां नहीं मिल पाती हैं, जिसके चलते बच्चे बीमार और कमजोर पैदा होते हैं। अपने नौनिहालों को यूं अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख लोग हैरान परेशान हैं। 5 बजे डिलीवरी हुई और बच्चे की हालत बड़ी खराब है। मैं मैं भी थोड़ा सांस नहीं ले रहा बच्चा, उदयपुर ले गए। उदयपुर के लिए सर हमारे पास जाने की सुविधा नहीं थी, मैं वापस ले गया। डॉक्टर का क्या कहना हो रहा है बच्चे को लेकर? सब चेक करा तो सांस एक ही सांस है, मतलब 1 मिनट में एक सांस है।
बच्चों की मौत के ये आंकड़े किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के कई राज्यों में हर साल इन मासूमों की किलकारियां यूं ही समय से पहले खामोश हो जाती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। लोकसभा चुनाव अभी करीब 20 महीने दूर है, लेकिन उससे पहले टीम मोदी में बदलाव के संकेत साफ मिलने लगे हैं। कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और अटकलों का बाजार सज चुका है। उम्मीद है कि कुछ नए चेहरे आएंगे तो कुछ पुराने चेहरों को विभाग में फेरबदल मिल सकता है। किसी के लिए सामान्य प्रक्रिया है, पार्टी का निर्णय होता है, हम पार्टी के सिपाही हैं, जो भी निर्णय हुआ है उसको स्वीकारते हैं। किसी के लिए संगठन में भूमिका। मैंने खुद अनुरोध किया नेतृत्व से कि बड़े राज्य में मुझे ज्यादा समय देना है, इसलिए मुझे इस दायित्व से मुक्त किया जाए। कोई सवाल नहीं सुन रहा। अमित शाह इस्तीफा मांगेंगे तो क्या आप इस्तीफा देंगी? मैं इस संबंध में आप समझ लो, मैंने आपका सवाल सुना ही नहीं। कोई सवाल टाल कर निकल रहा है। कैबिनेट रिशफल हो रहा है, आपको रेल मिनिस्ट्री में के लिए ट्रैक्टर जाएगा एक बार से। लेकिन राजनीति के गलियारों में टीम मोदी के सिपह सालारों पर अटकलों का बाजार सज चुका है। 4 मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इनमें राजीव प्रताप रूडी, संजीव बालियान, महेंद्र नाथ पांडे और फगन सिंह कुलस्ते शामिल हैं। इसमें ये उचित नहीं होता है। जब पार्टी का कोई निर्णय हो, वो पार्टी सोच समझ के ही निर्णय लेती है और पार्टी के निर्णय के साथ हम लोग सरकार में ही रहना एक सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें रहना ही अपनी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, हमारे यहाँ किसी को हटाया नहीं जाता है, सब कार्यकर्ता हैं, उसकी योजना की जाती है। तो जिसको जहाँ जैसा पार्टी समझती है उसकी योजना करती है, सभी पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता है। अटकलें तो उमा भारती के इस्तीफे की भी लगाई जा रही थी, लेकिन उमा भारती का जवाब सवालों के संशय को और बढ़ा गया। एक लोग और इस्तीफा दिया है, 3 लोगों ने, इसका क्या असर पड़ेगा? कि मैंने आपका सवाल ही नहीं सुना। दीदी की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? दीदी इस्तीफे का दबाव था क्या? सवाल ये है कि आपने इस्तीफा दिया है या पेशकश की है? आवाज ही नहीं आ रही। जवाब ये है कि इस संबंध में मुझे कुछ नहीं किया। लोकसभा चुनाव से पहले ये टीम मोदी में संभवतः आखिरी बदलाव हो। माना जा रहा है कि सरकार के रणनीतिकार फेरबदल में देरी नहीं चाहते। संगठन और सरकार को नई टीम देकर गवर्नेंस और चुनावी तैयारियों को रफ्तार देने की रणनीति पर काम चल रहा है। अगले 1.5 साल में 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए नए चेहरों की तलाश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, वहां से मंत्री कम करने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, उनकी छटनी भी हो सकती है। साथ ही साथ नए साथियों को सरकार में एंट्री देकर एनडीए की नींव मजबूत करने की भी तैयारी है। तो जेडीयू और एआईएडीएमके के कोटे से भी मंत्री बनाए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। मोदी कैबिनेट में बदलाव की पटकथा लिखी जा चुकी है, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है। इस पटकथा में अंतिम बदलाव तब होगा जब वृंदावन से अमित शाह लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी फाइनल रिपोर्ट देंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी और भी मंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और हरियाणा पुलिस ने डेरा प्रमुख राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसा के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। हनीप्रीत पर राम रहीम को कोर्ट से भगाने की साजिश रचने का आरोप है। कहां है गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी? आखिर कहां गायब हो गई गुरमीत की बेटी हनीप्रीत, जो साई की तरह हर वक्त गुरमीत के साथ रहती थी, जो गुरमीत को सजा सुनाए जाने से लेकर जेल जाते वक्त साथ थी। यहाँ तक कि गुरमीत के जेल जाने के बाद उसे डेरा के अरबों के साम्राज्य का वारिस भी बताया जा रहा था। उस हनीप्रीत को लेकर अब एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कहां है हनीप्रीत? हालांकि इन सवालों के साथ ही अब गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस हनीप्रीत की तलाश में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत और डेरा के प्रवक्ता आदित्य ईसा समेत 3 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। तो हनीप्रीत के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज हो चुका है। लुकआउट नोटिस जारी किए जाने के बाद हनीप्रीत देश की सीमा से बाहर नहीं जा पाएगी। देश के सभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन समेत प्रमुख स्थानों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस को आशंका है कि हनीप्रीत और आदित्य इंसा
विदेश भाग सकते हैं। हनीप्रीत की तलाश में हरियाणा पुलिस की टीम ने नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में भी दबिश दी है। डेरा प्रमुख राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत पर कई संगीन आरोप भी लगे हैं। मसलन हनीप्रीत पर कोर्ट के फैसले के बाद डेरा चीफ राम रहीम को भगाने की साजिश रचने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद उसे फरार करवाने की साजिश में हनीप्रीत की अहम भूमिका थी, लेकिन हरियाणा पुलिस और सेना की मुस्तैदी से उसके प्लान पर पानी फिर गया। ये वो तस्वीर है जिसमें साई की तरह राम रहीम के साथ रहने वाली हनीप्रीत को आखिरी बार गुरमीत राम रहीम के साथ इस सरकारी हेलीकॉप्टर में देखा गया था। ये वही हेलीकॉप्टर है जिससे राम रहीम को रोहतक जेल ले जाया गया था। हालांकि इसके बाद से राम रहीम की राजदार हनीप्रीत एक तरह से अंडरग्राउंड हो गई। हनीप्रीत के ना तो फतेहाबाद में उसके पैतृक आवास में होने की सूचना है और ना ही सिरसा डेरे में रहने की कोई खबर है। कहा जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई के डर से हनीप्रीत अंडरग्राउंड हो गई। हनीप्रीत के सुनारिया जेल परिसर से निकलने के बाद रोहतक के आर्य नगर में ही किसी डेरा समर्थक के घर रुकने की बात भी सामने आई थी, लेकिन अगली सुबह वो परिवार भी घर से गायब मिला। उसके बाद से हनीप्रीत का कुछ पता नहीं है। तभी से हरियाणा पुलिस भी हनीप्रीत की तलाश में जुटी है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरमीत राम रहीम ने सुनारिया जेल में मुलाकात के लिए जिन 5 लोगों के नामों की सूची दी है, उसमें हनीप्रीत का नाम शामिल नहीं होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हनीप्रीत भले ही गुरमीत की मुंहबोली बेटी है, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी राजदार और वफादार भी है। वो डेरा के कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के साथ ही राम रहीम की फिल्मों को भी डायरेक्ट कर चुकी है। यही नहीं, हनीप्रीत ने राम रहीम के साथ कुछ फिल्मों में काम भी किया है। हनीप्रीत डेरा प्रमुख राम रहीम के लिए कितनी अहमियत रखती है, ये इसी बात से साफ हो जाता है कि जेल जाने के बाद गुरमीत राम रहीम ने हनीप्रीत को जेल में साथ रखने की मांग तक की थी। गुरमीत ने अपने आवेदन में कहा था कि उसे पीठ दर्द और माइग्रेन है, जिसका ठीक से ख्याल हनीप्रीत ही रख सकती है। हालांकि जेल प्रशासन ने उसकी मांग को ठुकरा दिया था। फिलहाल हनीप्रीत कहाँ है, ये एक रहस्य बना हुआ है। हरियाणा पुलिस के साथ साथ लोकल जांच एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, बात भारतीय रेल की, जो हाल फिलहाल में सुरक्षा की वजह से सवालों के घेरे में हो और अब उसके एक और सिस्टम पर सवाल हो रहा है। आखिर हमारा रेलवे सिस्टम बार बार क्यों फेल हो रहा है? एक इंटरनेशनल पैरा एथलीट को रेलवे ने अपर सीट अलॉट कर दी। टेबल टेनिस में देश के लिए मेडल जीत चुकी इंटरनेशनल खिलाड़ी सवर्णा राज को दिव्यांग कोटा होने के बावजूद ऊपर की बर्थ अलॉट हो जाती है। सवर्णा के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। पिछली बार भी उन्हें अपर सीट ही दी गई थी, जिसके बाद उन्हें ट्रेन के फर्श पर सोना पड़ा था। इस बार फिर सवर्णा के साथ ऐसा ही हुआ। हालांकि इस बार सवर्णा की मदद के लिए ट्रेन के मुसाफिर आगे आए और उन्होंने सीट जो है वो चेंज कर ली। लेकिन इस इंटरनेशनल खिलाड़ी ने रेलवे की हालत को एक बार फिर से बेपर्दा किया है। मैं इम्प्लीमेंटेशन के काम के लिए यहाँ आई हूँ। अभी जो हमारा ऑडिट हो गया था तो उसका रेट्रोफिटिंग का काम चल रहा है, तो अर्जेंट मुझे आना पड़ा। और फिर वही किस्सा दोबारा हुआ है, जो जून में हुआ था वो आज फिर दोहराया गया है कि फिर से कोटे का टिकट होने के बाद भी अपर बर्थ अलॉट हुआ है। मुझे तो लगा था कि 2 महीने में इतना सिस्टम तो चेंज हो ही गया होगा कि चलो अब तो अपर बर्थ ना मिले, बट अगेन वही हुआ है। देखो, अधिकार तो सबका है। आज लाखों लोग, करोड़ों लोग विकलांग, मैं विकलांग की बात कर रही हूँ, वो सफर करते हैं। तो वो लोगों को अधिकार नहीं पता। मुझे पता है, मैं लड़ रही हूँ। जिनको नहीं पता, आप आज एक बार आप पूरे दिन यहाँ पे रहिए और फिर देखिए कितने लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। और सवाल ये कि क्या हमारे देश में महिलाएं कभी सुरक्षित हो पाएंगी? लगता है इससे हमारी सोच उन्हें महफूज नहीं होने देती। चेन्नई से अपने 2 बच्चों के साथ हजरत निजामुद्दीन ट्रेन से एक महिला निकलती हैं। 3 लोग आए और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। बदसलूकी इतनी ज़्यादा थी कि पीड़ित ट्रेन से ही कूद गई। गनीमत रही ट्रेन की रफ्तार कम थी, इसलिए पीड़ित की जान बच गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने मुसाफिरों से भी मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। हालांकि बाद में पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।